जब हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं लिविंग बींग्स के। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या कि वो अपने लाइफ के जो प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन होगा, ये सारे प्रोसेसेस वो परफॉर्म करते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, मतलब कि लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें ये पुष्ट करेंगे कि हाँ वी आर लिविंग थिंग्स। जस्ट लाइक ग्रोथ होगा, एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन और भी तमाम, रिप्रोडक्शन होगा। सो ऑल तमाम तरीके की चीज़ें होंगी। जैसे कि अगर हम प्रोसेसेस देखें, जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, टुगेदर कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, परफॉर्म अ वेरियस जॉब टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब उसी लाइफ प्रोसेसेस में क्या आना चाहिए? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस ही तो है। ह्यूमन बींग्स के ये लाइफ प्रोसेसेस ही तो है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर हम न्यूट्रिशन को ध्यान दें तो न्यूट्रिशन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बताता है कि हम फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं। ऑल तो फूड डाइजेस्ट होता है तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, राइट? मोटे तौर पे देखें तो अगर हम इसके टाइप्स पर डिवाइड करते हैं तो एक होता है न्यूट्रिशन जिसे कि प्लांट्स लेते हैं और एक होता है न्यूट्रिशन जिसे कि एनिमल्स लेते हैं। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, कुछ एक्सेप्शन प्लांट्स है उसको छोड़ के। न्यूट्रिशन जब हम एनिमल्स का देखते हैं तो वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। लेकिन जब हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं तो उसमें हमें दो तीन चीज़ें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो कि अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो उसमें हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और इन सब का इस्तेमाल हम अपने तरीके से करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे और फिर हम सिंथेसाइज करेंगे अपने फूड को, मतलब प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें एक आपके पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि इस पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई ग्रीन, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जबकि तुम जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक में देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है, ऑर्गेनिज्म या तो अपने अंदर तो ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो या तो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं या डायरेक्टली किसी एनिमल पर मतलब डिपेंड करते हैं। और वो जिस एनिमल पर डिपेंड करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि वो ऑटोट्रॉप पर ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है फंगाई है, एनिमल्स है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेम पीपीटी। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसका जो इक्वेशन है बेटा वो आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में, और फिर वो क्या करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही उनके फूड होते हैं और वो अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल जो ह्यूमन खाते हैं। अरे राइस तो कार्बोहाइड्रेट है बेटा जी, पर वो उसका स्टोर फूड नहीं है ना राइस। देखो जैसे कि पोटैटो हुआ, पोटैटो कहाँ पे मिलता है? ज़मीन के भीतर मिलता है, वो स्टोरेज है उन लोगों का। ठीक है, अब जैसे कि आप गाजर खाते हो या आप रेडिश खाते हो, मूली लेते हो, ये सब मीठी चीज़ें हैं। आपने सुना होगा बीट रूट, बीट रूट, बीट रूट एक कार्बोहाइड्रेट है और ये काफ़ी मीठा होता है, इसको चीनी बनाया जाता है, इससे भी शुगर बनाया जाता है बीट रूट से। सो ऑल दीज आर व्हाट? डेंस कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे ये अपना फूड बना के स्टोर करते हैं और वो स्टोर दूसरा प्राणी आके खा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड वाला। क्लियर है? सो आई एम मोटा मोटे तौर पे आप यही है इसका। अब देखो मैंने अभी आपको बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस वो करते हैं वो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है, जहाँ पे वो CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं। अब देखो आपने क्लास में पहले पढ़ा होगा 7th 8th में कि प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से प्लांट टिश्यूज़ होते हैं? एक आपका क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के और भी टाइप्स होते हैं, बट आई एम सेइंग दिस वन कि जाइलम फ्लोएम क्या करता है? जड़ों से आपके पानी और फूड को पूरे पार्ट्स में ले जाता है, राइट? सो ये फूड जो बना, और ये फोटोसिंथेसिस बना कहाँ पे? लीव्स पर बना, क्योंकि लीव्स पर स्टोमेटाज होते हैं, स्टोमेटा, और यही स्टोमेटा में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जरूर याद करना है। ये आपका जो इक्वेशन है ये ऑटोट्रॉप्स के भोजन बनाने का इक्वेशन है। क्या? 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 12 मॉलिक्यूल H2O के, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या है? C6 ग्लूकोज। ठीक है, और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, बट ये दोनों क्या है? इन दोनों का स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अंतर हो जाता है, बाकी दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है और 6H2O बनता है। इसीलिए बोला जाता है बेटा कि दिन के टाइम में ये बनाएंगे खाना, प्लांट्स जो है दिन के टाइम में बनाएंगे, इसलिए दिन के टाइम में प्लांट्स के पास रहना चाहिए। एक तो ऑक्सीजन वो लिबरेट करते रहते हैं तो ठंडक आसपास का माहौल बना रहता है, और O2 लिबरेट करता है, तो हम लोग तो इनहेल O2 करते हैं ना, तो इसलिए ये भी हम लोग के लिए अच्छा है। सो ऑल ओवरऑल ये इक्वेशन आपका क्या है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए रॉ मटेरियल्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आप देखोगे कि कितने नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं और उतना मार्क्स का आपको लिखना है, याद रहे। फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ना सी इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को एक्चुअली क्लोरोफिल के पास सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का एक वो होता है, टैलेंट होता है बोल सकते हो। वो इस टैलेंट के थ्रू ही अपना सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जिससे कि वो भोजन बना पाता है। अब क्या होता है, दूसरा होता है आपका CO2। अब ये जो होता है स्टोमेटा के भीतर एंटर करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कहाँ से? स्टोमेटा के लीफ से। नेक्स्ट आपका वाटर है। वाटर क्या होता है, वाटर में आप जड़ों से, ठीक है, अभी आप रूट्स पर जाओ, रूट कहाँ पर होती है, ये आपके सॉइल में डिप्ड होती है। तो इसमें क्या होता है, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस होगा, ये सब रूट्स के द्वारा आपके ये जाइलम जो होता है ना, जाइलम लेके जाता है। ठीक है, ओके। ये जाइलम और फोइलम जो दो टिश्यूज होते हैं ना, यही निर्भर करते हैं कि पानी और खाना ऊपर नीचे और हर एक बॉडी पार्ट्स जो प्लांट के हैं उधर जाए। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आपको अभी बताया, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। और ये देखो प्लांट सेल, आपको जब प्लांट सेल और एनिमल सेल बताया गया था इसके प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको बताया गया था कि प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा पाया जाता है। साथ ही साथ इसका वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और इसका सेल वॉल काफ़ी मजबूत होता है, जो कि इधर वाले पार्ट में नहीं है। ठीक है, इसके वैक्यूल छोटे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, सेल वॉल भी नहीं पाया जाता। सो ये सारी चीज़ें प्लांट्स के सेल में खूबी होती है। और यही प्लांट्स का सेल का जो लीव्स होता है, इस लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपके लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसका भोजन बनाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया, जहाँ पर आपके हाइड्रोजन और आपका क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था ना, और क्या लिया था बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो लिया था। तो इन दोनों को वाटर लिया था, उसका वो लास्ट जो निकला प्रोडक्ट वो थे ग्लूकोज, हाँ प्लस जो अमाउंट ऑफ वाटर हाँ भी निकलता है। हाँ वाटर भी और निकलता है। 6O2 हाँ बैलेंस करता है, हाँ 6O2 निकलता है। हाँ, तो ये क्या करता है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये लाइन बेटा जी जरूर ध्यान रखना, ये वाला लाइन, कि इस प्रोसेस में रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स होता है और आपकी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ब्रेक करती है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है। स्टोमेटा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लीव्स में पाया जाता है। ये उसके दो ओपनिंग्स होते हैं बेटा, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ इसके ओपनिंग्स होते हैं, एक होता है क्लोज में और एक होता है ओपन में। अब आप क्या बोलोगे कि ये जो पार्ट है वो तो स्टोमेटल पोर है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं और ये जो है इसका क्लोरोप्लास्ट है। सो व्हाट आर स्टोमेटल, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब दिन के समय तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, लेकिन रात के वक्त क्या करेंगे, रात के वक्त वो रेस्पिरेशन करेंगे, इसलिए रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और याद रखना कि डे के टाइम जब घना देर होता है तो पानी क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन का, और आप जानते हो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट्स का। तो ये होता कहाँ से है, बस इसी से, इसी स्टोमेटा से ही होता है, सारी चीज़ें स्टोमेटा से ही। हाँ हाँ, अब देखो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि होलोजोइक, सैप्रोआइटिक, पैरासाइटिक। अब जब होलोजोइक देखेंगे तो एनिमल्स जो होती है वो सॉलिड फूड को लेती है और अपने बॉडी के अंदर ही उसे ब्रेक डाउन करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक। अब हम लोग क्या है, होलोजोइक किस्म के ही तो है, हम लोग भी तो सॉलिड फूड लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। क्लियर। सैप्रोआइटिक क्या होता है, सैप्रोआइटिक वो एनिमल्स होते हैं हेट्रोटॉपिक जिनका मोड होता है, जो कि डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। क्लियर, जैसे कि फंगाई। अब फिर आपका पैरासिटिक आ जाए, पैरासिटिक जो होते हैं वो रहते ही हैं किसके, या तो अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर या अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, ठीक है, आउटसाइड। और होस्ट, ये जिसे हम लोग होस्ट कहते हैं, और ये अपना न्यूट्रिशन उससे पूरा का पूरा ले लेते हैं। जैसे कस्क्यूटा प्लांट का पैरासाइट होता है, टिक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं बेटा। ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो जिस होस्ट बॉडी पर रहेंगे उसका सारा न्यूट्रिशन वो खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिजम्स आ जाओ, उनका फूड क्या है। अगर ये यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो फूड पूरे बॉडी का इंटायरली वो ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल पर अमीबा और पैरामीशियम। राइट, अमीबा क्या है, ये देखो, अमीबा के पास क्या होता है, एक सिंगल बॉडी है, यूनिसेलुलर है। फूड क्या करता है, इसको जो सेडोपोडियाज होते हैं वो स्ट्रक्चर लिम्फ के जैसे स्ट्रक्चर कर लेते हैं और फूड को पूरा पूरा एनगल्फ कर लेते हैं। फिर फूड भीतर उनके जाता है, फूड वैक्यूल में आता है, फिर एंजाइम रिलीज होता है और उसको स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटा जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेम सेडोपोडिया के प्रोसीजर से ही बाहर निकल जाता है। राइट, यही तो प्रोसेस है। और कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इज दिस क्लियर? हेलो, हाँ ये क्लियर है ना, अमीबा, अमीबा क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या कहता है, पैरामीशियम में सीलियाज होते हैं।
इसका मतलब बोलो तो विदाउट किलिंग द होस्ट वो उसका पूरा न्यूट्रिशन खा जाते हैं। पैरामीशियम क्या होता है, जैसे इनके पास सेडोपोडिया होता है अमीबिया के पास, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, वो उसकी पूरे बॉडी में फैला होता है। हाँ, और वो उसके द्वारा ही, लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है, वो उन्हीं से फूड लेते हैं और एक स्पेसिफिक फॉट पे। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं बेटा, एक एक सीरियल देखो, न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिशन प्राप्त करना जो है वो इंक्लूड करता है सेवरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस से। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। इजेशन मतलब बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में निकालना। एसिमिलेशन मतलब उस फूड को जो एब्जॉर्ब किया गया है उसको कहाँ कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि बॉडी में जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है वो एब्जॉर्ब हो रहा है ठीक से। और फिर डाइजेशन मतलब जो हमने खाया उसे स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में तोड़ना और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वापस सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, जिससे कि वो एब्जॉर्प्शन कर सके बॉडी में। ठीक है, सो ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये इंक्लूड करता है सेवरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस से। नाउ सी ह्यूमन कैसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मुंह से पूरा का पूरा इंटेक किया फूड को, फिर टीथ से उसको च्यू किया, ग्राइंड किया, और याद रखना यहीं से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बेटा, बिकॉज आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर देखो टंग का काम क्या है, रोल करना, टेस्ट करना, स्वालो करना, पुश करना फूड को पीछे की तरफ, पीछे यानी कि आपके क्या है, ईसोफेगस की तरफ। फिर आपके देखो मैंने आपको अभी बोला ना सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, सेक्रिएट करते हैं सलाइवा और म्यूकस। अब ये क्या करता है, इनके द्वारा क्या होता है कि आपके सलाइवा में एमाइलेज होता है। क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, जो आपके, हाँ, आप एमाइलेज क्या करता है, जो आपके बॉडी में स्टार्च होता है ना, जो फूड में स्टार्च होता है प्रेजेंट, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आप कह सकते हो कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे दांतों से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि बहुत अच्छे से चबाइए जिससे कि सलाइवा इजीली मिक्सड हो जाए पूरे के पूरे फूड से। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ईसोफेगस। अब जो आपका दांतों ने और सलाइवरी ग्लैंड्स के जो पेस्ट बना वो आपके ईसोफेगस से नीचे जाता है, स्टमक पे जाता है, लेकिन ईसोफेगस में मूवमेंट कैसा होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब समझते हो आप, स्टार्टिंग वो, हाँ, वो मसल्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स फोर्स करते हैं, हाँ, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हाँ, ऑफ मसल्स को ऐसे ऐसे फोर्स मूवमेंट करता होता है, एक बार में घप से खाना नहीं जाता, खाना ऐसे जाता है, है। ऐसे जाता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि एक बार में ना जाए, धीरे 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 आगे खिसकता है। ठीक है, सो जो माउथ से ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जा रहा है वो इस मूवमेंट से जा रहा है। अब देखो स्टमक में भोजन आ गया तो वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है जो कि सिक्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस 3 टाइप के होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। अब बताओ पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन पेप्सिन वो सारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, मतलब जितना कोशिश करता है हाँ, ब्रेक डाउन करने के लिए एसिटिक एसिड में, हाँ, ये ब्रेक डाउन। और ये जो HCl है, ये पेप्सिन को वो नहीं वो नहीं मीडियम सॉरी, प्रोवाइड करता है और बेटा, जो बिकॉज ये सारे जो है ना ये मीडियम काम प्रोवाइड करेंगे करता आपके आपके लोअर पीएच पर, लोअर पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम के पीएच पर। और एसिडिक मीडियम का पीएच प्रोवाइड करने का काम किसका है, आपके HCl का है। सो फॉर दैट रीजन ओनली स्टमक का जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है, उसमें HCl मौजूद होता है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो पेप्सिन है जिसे कि आपके प्रोटीन्स को तोड़ना है एमिनो एसिड्स में, ठीक है, प्रोटीन्स को तोड़ के एमिनो एसिड बनते हैं, तो ये काम वहीं पर करता है। और साथ ही साथ म्यूकस होता है। क्यों म्यूकस होता है बेटा, क्योंकि स्टमक जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, जिससे कि ये दोनों चीज़ें आपके स्टमक को ख़राब ना कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए म्यूकस की एक पतली सी लाइनिंग होती है। तो जो ये आपका टाइफाइड वगैरह होता है ना, टाइफाइड वगैरह जो बीमारियां होती हैं उसमें क्या होता है, जो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से टाइफाइड हो रहा है, वो क्या करेगा, वो इसको नुकसान पहुंचाता है म्यूकस को। एक्चुअली पेप्सिन HCl एसिडिक मीडियम पे काम करता है, दोनों एसिडिक है ना, हाँ, तो स्टमक मतलब एसिडिक हो जाएगा, तो उसको फिर से न्यूट्रल करने के लिए म्यूकस हेल्प लगता है। इसके बाद देखो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना आपके स्टमक से होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब वहाँ पर इंस्टेटाइलिन एंजाइम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स जो होते हैं वो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। और प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट उसमें, जहाँ पे गॉल ब्लैडर और आपका ये इंसुलिन वाला का नाम याद नहीं आ रहा है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, गॉल ब्लैडर से भी आपके फैट को डिजोल्व करने या फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स निकलते हैं। गॉल ब्लैडर कहाँ मौजूद होता है, लीवर के नीचे। ठीक है, जो ये आपके स्टूल का कलर येलो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूसेस दैट कम्स फ्रॉम योर बाइल डक्ट एंड दैट इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये सारे आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, इसलिए लीवर का बहुत सही होना बहुत ज़रूरी है।
नाउ नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या क्या रिसीव करते हैं सेक्रिएशन को, जैसे कि देखो लार्ज फैट जो होते हैं वो इमल्सिफाई होते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। और जब देखो मैंने पैनक्रियाज बोला ना, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस दो टाइप के होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को लिपिड्स में चेंज करता है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी अगर एमसीक्यूज में पूछ भी सकता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपके सारे विवरण होते हैं बेटा जी, जैसे कि आपका अगर कौन कौन सा अगर कोई पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे सेक्रिएशन रिसीव होते हैं, तो आप बोलोगे। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, रेस्पिरेशन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो गैसियस एक्सचेंज होगा या तो आपका ब्रेक डाउन होगा, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिंपल फूड है उसे छोटे से छोटे में ब्रेक डाउन किया जाए, जिससे कि हमारी जो सेल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सके एनर्जी के लिए। तो और गैसियस में क्या होगा, गैसियस में इनटेक होगा ऑक्सीजन का और एक्सेल होगा CO2 का, यही तो गैसियस ब्रीथिंग है। लेकिन जब हम ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, किसका, रेस्पिरेशन से प्रोसेस का ग्लूकोज का, तो क्या होता है C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूटता है। लेकिन बात कहाँ पर आती है, ये जो बाकी ब्रेकडाउन होता है ये सारे के सारे आपके किसके भीतर होते हैं, सारे के सारे बेटा साइटोप्लाज्म के भीतर होते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो इसके भीतर क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन जब हुआ किसके भीतर हुआ, ये आपके साइटोप्लाज्म के भीतर हुआ, ठीक है। जब ये साइटोप्लाज्म के भीतर हुआ तो आपका पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन एटम्स होते हैं, क्लियर, पहली चीज़। और पायरुविक एसिड के साथ साथ वो एनर्जी भी बनाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड एक दो बार टूटेगी आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक बार टूटेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटती है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाती है, ठीक है। और एक बार जब वो एब्सेंस में टूटती है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाती है। और ये जब एब्सेंस में टूटती है तो इथेनॉल प्लस HCO2, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाती है, क्लियर। और ये प्रोसेस जो पायरुविक एसिड के टूटने का है, ये होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस, क्या कहते हैं, पावर हाउस। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनाएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर काम कर रहा है। एरोबिक ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है, जबकि एनाएरोबिक होता है साइटोप्लाज्म के भीतर, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट जो एरोबिक का होता है CO2 और H2 होता है, जबकि एनाएरोबिक का क्या होता है, अल्कोहल होगा या तो लैक्टिक एसिड होगा। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी है। नेक्स्ट क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जबकि एनाएरोबिक में उतना अमाउंट का नहीं रिलीज होता है। अब देखो नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज में जाएगा, फिर नेसल कैविटी, फेरिक्स, लैरिक्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्चियोल्स में टूटती है, ब्रॉन्चियोल्स एल्वियोलाई में टूटता है, एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज में होता है, और ये ब्रॉन्ची से लेके ब्लड कैपिलरीज सब के सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में। नेक्स्ट अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हम रेस्पिरेशन कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले, अभी हम ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन बेटा आपके बॉडी में आउटपुट जा रही है, और एक्सहेलेशन मतलब CO2 निकल रही है। अब इनहेलेशन कैसे होगा कि जो थोरैक्स कैविटी है आपकी वो थोड़ी सी एक्सपैंड करेगी तो रिब केज भी लिफ्टेड अप होंगे। इससे क्या है, जो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ है वो फ्लैट शेप का होगा, और आपके लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जिससे कि ज़्यादा एयर एंटर हो। लेकिन एक्सहेलेशन में क्या होता है, आपका थोरैक्स कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब केज नीचे की तरफ हो जाती है, और डायफ्राम जो है डोम शेप बनाता है, और आपके इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि लंग का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, और जो एयर भरी है लंग्स में वो बाहर की तरफ निकलती है। क्लियर है। इसके बाद देखिए ये आपका वही उसी प्रोसेस को बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया, सो इसमें टाइम इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये मैंने अभी बताया कि पहले एयर आती है, एयर ब्लड में आएगी, ब्लड से ये बाइंड होगी हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, आरबीसी में, आरबीसी में बाइंड होने के बाद O2 जो होगी रिलीज होगी इन एल्वियोली और आपके ब्लड वेसल से टिश्यूज़ में जाएगी। जबकि जब ये प्रोसेस होगा तो CO2 रिलीज़ होगा ब्लड में रिलीज़ होने के बाद डिजॉल्व होगा ब्लड में, फिर ब्लड वेसल रिलीज़ करेगा एल्वियोलर सैक में, और फिर इसको नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर भेज देगा, यानी कि रिलीज एल्वियोलियर सैक यानी कि टिश्यूज से लेके आपके एल्वियोले तक काम करेगा। क्लियर है ना ये चीज़, माइन्यूट चीज़ है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करते हैं। एक्वाटिक क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कहाँ पर होता है, गैसेस एक्सचेंज अभी बताया था स्टोमेटा में होता है, तो स्टोमेटा में होगा, लेंटिकल्स ऑफ द स्टेम्स में होगा, जनरल सर्फेस ऑफ द रूट्स में होगा, ये सब के सब ऊपरी पार्ट्स में होंगे, स्किनर पार्ट्स में, ठीक है।
नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही बैठा पड़ा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, एवरीथिंग सब जगह पे सब चीज़ों को तो पहुँचाता ही है ना। सो फॉर दैट रीज़न ओनली हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इनके पास अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हार्ट होता है, आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, ब्लड और लिम्स होते हैं। क्लियर। तो हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। आर्टरीज और वेन्स का काम क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनके विषय में देखना, उनका सभी चीज़ें करना। जबकि ब्लड और लिम्फ का क्या होता है, वो आपके सर्कुलेटरी मीडियम में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए लंग्स है, यहाँ पर लंग्स है। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टियम में ले गई, लेफ्ट आर्टियम में उसने लेफ्ट वेंटिकल को खोला और ये आपका इधर गया। क्लियर। ये V1 से V2 गया जहाँ पर आपका राइट वेंटिकल खुला और फिर ये क्या हो गया, राइट आइट्रम से मेन वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है उससे आपके बॉडी ऑर्गेन्स में गई। बॉडी ऑर्गन्स ये देखो इधर से भी आपके मेन एरोटा के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन्स में गई। बॉडी ऑर्गन से फिर आपका निकला गंदा ब्लड आपके राइट आर्टियम में गया। ठीक है। गंदा ब्लड कहाँ गया, राइट आर्टियम में गया और राइट वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में गई। सो ये एक टोटली साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर है ना। सर्कुलेशन कहते हैं ना इसको? हाँ, इसी को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये करता कौन है, अगर क्वेश्चन आए कि डबल सर्कुलेशन तो हमें क्या ये डायग्राम बनाना या हाँ फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये? नहीं, ये देखो अगर आपका मार्क्स कितना है बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। अगर आप इसको बनाओगे तो इस डायग्राम से टीचर ज़्यादा इजीली इस डायग्राम में समझ पाए, बिकॉज इज ए फ्लो चार्ट डायग्राम। तो आपको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये दोनों डायग्राम बनाओ, हार्ट का भी बनाओ, ये बनाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और छोटा क्वेश्चन कम मार्क्स का तो आप इसको बना के छोड़ देना इस चीज़ को। ठीक है। फिर डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड जो होती है ट्रैवल करती है हार्ट में एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, 2 बार ट्रैवल करती है ना हार्ट पर, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए 2 बार ट्रैवल करती है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन करते हैं। अब ये वही है जो चीज़ मैंने अभी बताई, यहाँ से एंटर करेगा फिर क्या करेगा, बाहर निकलना चाहेगा, ये बाहर निकल गया। क्लियर। तो इसके बहुत बार प्रैक्टिस करना कि आपका कंठस्थ हो जाए। नेक्स्ट देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब यानी कि आपके जो ब्लड मूव्स करता है हार्ट से लंग्स की ओर और बैक करता है हार्ट की ओर, इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। जबकि सिस्टमेटिक क्या होता है कि जब आपका ब्लड मूव करे फ्रॉम द रेस्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट। ठीक है, हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड जब आपके हार्ट से पूरे बॉडी में घूम रही है और फिर आप वापस आ रही है आपके ब्लड में, तो आप इसे हार्ट में सॉरी, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहोगे। नेक्स्ट ब्लड। अब ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, उसके हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट्स भी होते हैं और लिक्विड कंपोनेंट्स भी होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पुलस की बात करते हैं, जबकि हम लिक्विड कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम उसके प्लाज्मा की बात करते हैं। अब जब ब्लड कॉर्पुलस की बात कर रहे हैं तो आपके पास आरबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी का काम क्या है, ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करती है, साथ में आपके जो एचबी यानी कि आपके हीमोग्लोबिन। अब आपके ब्लड का कलर जो रेड कलर है एक्चुअली वो एचबी हीमोग्लोबिन है। क्लियर। इसके बाद आप देखो ब्लड प्लेटलेट्स किसका काम करती है, क्लॉटिंग का काम करती है। और जबकि डब्ल्यूबीसी तो हमें पता ही है, ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम का काम करती है, वो बॉडी में जर्म्स को मारती है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। प्लाज्मा पर आ जाओ, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड। अब वेरी शॉर्ट आंसर बताओ, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन न्यूट्रिशन। In autotrophic nutrition, the organism creates their own food. Example, plants. In heterotrophic nutrition, they obtain their food with the help of autotrophic organisms. हाँ For example, human. हाँ। फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इकोफेगस वाला, The movement of the हाँ, muscles to कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। downwards, हम्म, down the food pipe is known हाँ। as peristaltic movement. द रोल ऑफ सलाइवा इन द What is the डाइजेशन role of फूड। saliva in the saliva releases an acid called salivary amylase, हाँ, which helps to break down the starch in स्टार्च the mouth only कार while going down. कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ता है। हाँ, कहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स आपका एमाइलेज देती है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका पेप्सिन और हाँ, इधर वाले they एंजाइम्स काम provide करें। acidic medium to activate another gastric Hmm. named the pepsin, which helps in breaking down of proteins into amino acids. And then mucus is also present so that to make the acidic stomach neutral. हम्म,
और क्या है बताओ। इसके बाद आपका है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन भी पढ़ा है अभी। Emulsification mainly takes place in fats where it breaks down हाँ। into fatty acids and glycerol with the help of bile juice provided by the liver. ठीक है। इसके बाद नेम द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर। कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता The है? cell organelle in which photosynthesis occurs is chloroplast. Chlorophyll, क्लोरो sorry, chlorophyll. क्लोरोफिल तो पिगमेंट ऐसा ही तो Chlorophyll. बोला था। अच्छा क्लोरोप्लास्ट, हाँ सही बोला तुम, क्लोरोप्लास्ट सही क्लोरोप्लास्ट. बोला था। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन हाँ, द ह्यूमन बॉडी, ये पूछता है भाई। aorta, हाँ। aorta. और नेम द लार्जेस्ट आर्टरी, ये तो हो गया। डिफाइन ट्रांसपिरेशन, वही भाप बन के पानी उड़ रहा है, हाँ, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। nephron, हाँ. नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे आगे। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑटोट्रॉप्स आर इनकरेक्ट। Reactions in yeast. ईस्ट एंड एरोबिक, याद रहे। हाँ. Yeast मतलब lactic acid ही होगा ना? Option. अरे सबसे अच्छा ये वाला तो कंफर्म हो गया है। ये वाला क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट और एरोबिक। एरोबिक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आने वाला है, ठीक है। तो हाँ. पायरोवेट एनर्जी निकलेगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया निकलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये निकालेगा, ठीक है। हाँ. एनर्जी भी तो निकालेगी, ये वाला नहीं, एनर्जी भी तो निकालेगी। लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। डी होगा। हाँ, तो ऑप्शन डी होगा. डी होगा इसका, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला होता है वो लॉट्स ऑफ एनर्जी निकालती है, बहुत एनर्जी निकालती है, ठीक है। इसके बाद Which of the following statements are true about respiration? During inhalation, what the diaphragm is based. हाँ, ये पहला तो करेक्ट है. फिर in the alveoli, exchange of gases takes place. That is oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar air. हाँ, 1 and 2 are correct. ठीक है, नेक्स्ट। 1 and 2. हीमोग्लोबिन एज गेटर एफरेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये बात 3 वाला भी करेक्ट है बेटा। एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी सही है। हाँ, 4 भी थी. दैट इज द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली रिब केज इनवर्ड एंड डायफ्राम रेज्ड। इनवर्ड क्यों होगा रिब केज? रिब केज तो आउटरवर्ड जाएगा ना, इनहेल कर रहा है, तभी तो भीतर जो लंग्स है उसका एरिया इंक्रीज करेगा। डायफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगी, इनवर्ड नहीं जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। इनवर्ड ही जाता है. अब जब मैं एग्जाम ब्रीथ कर रहा हूँ तो इनवर्ड ही जा रहा है ना.